अनोखा रिश्ता। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका प्रत्यक्ष में हमसे कोई नाता नहीं होता, ना ही उनसे हमारा खून का रिश्ता होता है। फिर भी कभी कभी ये रिश्ते हृदय के इतने करीब होते हैं कि उनके बिना जीना ही मुश्किल हो जाता है। वर्तमान में युवा पीढ़ी कुछ तो अपनी व्यस्तताओं के चलते, कुछ अपनी स्वार्थपरक मनोवृत्ति के कारण अक्सर अपने अभिभावकों को पर्याप्त समय और सम्मान नहीं दे पाती। फलतः उनको वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़ती है। प्रस्तुत है इन्हीं रिश्तों के ताने बानों से बुनी मेरी एक कहानी, अनोखा रिश्ता। अम्मा जी की पिछले कई दिनों से कफ, खांसी और दमे की तकलीफ के कारण तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। 2 दिनों पूर्व तो तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाने के कारण उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। सारी जांचें करवाने के बाद डॉक्टर ने जब उनको एक्यूट निमोनिया बतलाया, शुभ्रा एकदम से घबरा गई। मन में अनेक दुश्चिंताएं सिर उठा रही थी। अम्मा जी को कुछ हो गया तो सारे घर और विशेषकर बाबूजी को कैसे संभाल पाएगी। हालांकि बाबूजी बाहर से सहज होने का दिखावा करते हैं, पर वह समझ सकती है इस समय उनके हृदय पर क्या गुजर रही है। वृद्धावस्था में एक दूसरे का साथ कितनी अहमियत रखता है। अपने 50 वर्षों के दाम्पत्य जीवन में उन्होंने सुख दुख, धूप छाँव सभी कुछ साथ साथ हंसकर और रोकर झेले हैं। उनके जीवन में अपमान, तिरस्कार के कितने कटु क्षण आए, पर अपने धैर्य और सहनशीलता से एक दूसरे को थामते, हिम्मत बंधाते ही वे सब कुछ सह पाए। घर के सारे कार्य निपटाकर वह जब हॉस्पिटल पहुंची तो बाबूजी ने बताया कि कुछ देर पहले ही मुश्किल से अम्मा जी की आंख लगी थी। उसने बाबूजी को घर जाकर खाना खाकर कुछ देर आराम करने की सलाह दी। इस बीच अम्मा जी के पास रहने को वह आ ही गई थी। बाबूजी पहले तो अम्मा जी को छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं हुए, पर उसने जब उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया तो वे मुश्किल से माने। बाबूजी के जाने के बाद वह अम्मा जी के पलंग के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। वह देख रही थी कि बीमारी ने उनको कुछ ही दिनों में कितना कमज़ोर और क्लांत बना दिया था। हर समय खुश और जिंदा दिल रहने वाली महिला आज कितनी अशक्त और कमज़ोर लग रही थी। उसने उनके सिर पर हाथ रखा। अभी भी जोर से शरीर तप रहा था, सांस भी तेज चल रही थी। समय बिताने के लिए वह अपने बैग से पत्रिका निकालकर पढ़ने की कोशिश करने लगी, पर मन स्थिर न होने के कारण उसका पढ़ने में दिल ही नहीं लग रहा था। बार बार निगाहें अम्मा जी की ओर उठ जाती। उनके विषय में सोचते सोचते वह अतीत के पन्ने पलटने लगी। उन दिनों उसकी शादी हुए 2-3 साल ही हुए थे। उसके पति सतीश का जवाहरात का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय था। कम उम्र में ही उसने अपना अच्छा काम जमा लिया था। उनका रहन सहन, जीवन स्तर सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण था। छोटी उम्र में ही एक कार दुर्घटना में अपने अभिभावकों को खोने के कारण उसका बचपन अपने मामा मामी के घर व्यतीत हुआ। मामा उसका हर तरह से ख्याल रखते, पर मामी शुरू दिन से ही उसको पसंद नहीं करती थी। मामी की बेरुखी के कारण उनके घर में स्वयं को अनवांटेड समझने का एहसास उसके मन को बहुत आहत करता था। मामा सब कुछ देखते हुए भी लाचार थे। इन हालात में थोड़ा बड़ा और समझदार होते ही वह अपने दोस्त के साथ जवाहरात के व्यवसाय में लग गया। अपनी पैनी और पारखी नजरों तथा अपने क्लाइंट्स के प्रति विनम्र और ईमानदार सोच होने के कारण कुछ ही समय में उसने अपना निजी व्यवसाय आरंभ कर दिया। जीवन में एक बार आगे बढ़ा तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। सतीश के विषय में सोचते सोचते वह अपने विषय में मनन करने लगी। उसके मम्मी पापा दोनों के मौजूद होते हुए भी वह कितनी तन्हा और अकेली थी। पापा शहर के नामी वकील और माँ अग्रणी समाज सेविका थी। ऐसे में उन दोनों का अधिकांश समय घर के बाहर ही व्यतीत होता था। उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का उन्हें अवकाश ही नहीं था। उसके अभिभावक उसकी हर भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेती। वह जब भी अपने सहेलियों की बातें सुनती, उन्हें अपने अभिभावकों के साथ समय बिताते देखती, तो उसके मन में एक ही हुक उठती, काश वह भी उनकी तरह जी पाती। अपने मन की छोटी छोटी बातें, स्कूल में बिताए क्षण उनके साथ बांट पाती। एक आध बार
जब दादा दादी गांव से आकर उनके साथ रहते तो उसे बहुत अच्छा लगता। जितने दिन वे रहते समय कब पंख लगाकर उड़ जाता पता ही नहीं चलता। वे उसका हर तरह से ख्याल रखते। दादी के हाथों का बना खाना तो उसे इतना स्वादिष्ट लगता। जितने दिन भी वे रहते उसे कभी पिज़्ज़ा, पास्ता या दूसरे फास्ट फूड की याद ही नहीं आती। शाम को भी स्कूल से लौटने के बाद अपने स्कूल की, दोस्तों की वे सारी बातें उनके साथ शेयर करती जो कभी भी अपने व्यस्त माता पिता के साथ नहीं कर पाई। पर उसकी मम्मी को दादा दादी की उपस्थिति अपने घर में 10-15 दिनों से अधिक कभी भी रास नहीं आती। वह ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती कि मजबूरन उन्हें गांव वापस लौटना पड़ता। उसने एक आध बार अपनी मम्मी को दादा दादी को अपने साथ रखने का आग्रह भी किया, पर उनके सिर पर चढ़ी त्योरियों को देखकर उसकी इच्छा मन में ही रह गई। कॉलेज करने के बाद जब सतीश से उसके विवाह की चर्चा चली तो उसने केवल एक ही शर्त उसके सामने रखी कि विवाह के बाद शुरू के कुछ वर्ष अपनी घर गृहस्थी को ही संभालेगी, कोई जॉब नहीं करेगी। अपने बचपन के कटु अनुभवों के कारण उसे स्वयं भी प्रतिस्पर्धा, भाग दौड़ और दिखावे से चिढ़ हो रही थी। इसीलिए सतीश की बात मानने में उसको कोई एतराज़ नहीं था। शादी के बाद कुछ समय तो अपने नए घर को सुव्यवस्थित करने में ही व्यतीत हो गए। बाद में इतने बड़े घर में अकेले समय बिताना उसको भारी लगने लगा। उसने सतीश से इस संबंध में बात की तो उसने कोई सामाजिक संस्था या क्लब की सदस्यता लेने का सुझाव दिया, जिससे नए शहर में उनको दूसरे लोगों से परिचय करने और मित्रता बढ़ाने में आसानी रहेगी। पर किटी पार्टीज और क्लबों की सदस्यता से उसे बचपन से ही चिढ़ थी। वह पहले ही अपनी मम्मी की इस तरह की लाइफ स्टाइल से परेशान थी। वह ऐसा कोई काम करना चाहती थी जिससे उसको आत्मिक संतोष मिल पाए। इसी चिंतन में एक दिन उसकी मुलाकात अपनी बिल्डिंग में रहने वाली शुभांगी से हुई। शुभांगी और उसके विचारों में काफ़ी समानता होने के कारण दोनों की कुछ ही समय में अच्छी मित्रता हो गई। एक दिन शुभांगी से जब वो अपने अकेलेपन के विषय में चर्चा कर रही थी तो उसी ने सुझाव दिया कि उसके घर से ही कुछ दूर एक वृद्धा आश्रम है, जहाँ वह स्वयं प्रतिदिन 2 घंटे जाकर उन लोगों के साथ समय व्यतीत करती है, उनके दुख दर्द को बांटती है और ज़रूरत पड़ने पर जो भी उससे बन पड़ता है उनको आर्थिक सहयोग भी देती है। शुभांगी ने उसको एक बार अपने साथ चलने का प्रस्ताव रखा। शाम को जब सतीश आया तो उसने इस विषय में उसके सामने चर्चा छेड़ी तो उसने भी शुभांगी के साथ जाने की सलाह दी। दूसरे दिन शुभांगी के साथ वहाँ जाकर उसे बहुत अच्छा लगा। वहाँ से लौटकर जब वह घर आई तो पहली बार उसे लगा कि उसने अपने समय का सदुपयोग किया है। वह उस दिन के बाद नियमित रूप से उस वृद्धाश्रम में 2 घंटे के लिए जाने लगी। उनके सुख दुख को बांटती, उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करती। कुछ ही समय में वह आश्रम वासियों में काफ़ी लोकप्रिय हो गई। इसी बीच शुभांगी के पति का स्थानांतरण कलकत्ता हो जाने के कारण वह फिर अकेली हो गई। शुभांगी की प्रेरणा से ही उसका वृद्धाश्रम से जुड़ा हुआ था। वे दोनों साथ साथ ही वहाँ जाती थी। उसके बिना उसको कुछ दिनों तक तो बहुत कुछ अटपटा लगा, पर वृद्धाश्रम जाने का क्रम नहीं छूटा। बचपन में दादा दादी या बड़े लोगों के सानिध्य की उसकी चिर संचित मनोकामना आश्रम वासियों के बीच जाकर पूर्ण हो गई थी। छुट्टी के दिन तो कभी कभी सतीश भी उसके साथ चलता। उसको भी उन लोगों से बातें करना, उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता। सबसे ज़्यादा उसको इस बात की खुशी थी कि वह अपने समय का सदुपयोग कल्याणकारी कार्यों में कर रही थी। वृद्धाश्रम जाते जाते उसे लगभग साल भर हो गया था। अब तो वहाँ के हर सदस्य से उसका व्यक्तिगत परिचय हो गया था। उन सबकी दर्द भरी दास्तान सुनकर अक्सर उसकी आंखें भीग जाती। सबकी कमजोरी, सबकी कमोवेश एक ही कहानी थी। उम्र के इस मोड़ पर आकर अपने बच्चों की उपेक्षा, तिरस्कार ने उनको शारीरिक व मानसिक रूप से कितना जलील किया था वह महसूस कर पाती थी। जिन बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं को अनदेखा कर सारी जमा पूंजी लगाई, वे इतने कृतज्ञ निकल जाएंगे, ऐसी उन्हें सपने में भी उम्मीद न थी। उन लोगों से मिलकर उसके दादा दादी की स्मृति हो आती। उसके अभिभावकों ने भी कब उनकी परवाह की।
ये तो गनीमत थी कि दादा दादी के पास अपना पैतृक मकान तथा थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, जिससे उनका बुढ़ापा आराम से कट गया। अन्यथा आज वे भी किसी वृद्धाश्रम में ऐसे ही हालातों में अपने जीवन का शेष समय काट रहे होते। उसे इस बात का हमेशा मलाल रहता है कि उसकी शादी के साल भर पहले ही दादा दादी कुछ ही महीनों के अंतराल से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अन्यथा वर्तमान हालात में तो वह स्वयं आग्रह करके उन्हें अपने घर ले आते। वह वृद्धाश्रम के निवासियों की निराशा और उदासी को दूर करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास करती कि अपनी वृद्धावस्था को लेकर वे क्यों इतने परेशान और हताश होते हैं, क्यों नहीं वे इसे सकारात्मक रूप में लेते। जीवन की भागदौड़ और मारामारी से हटकर उन्हें आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण के कीमती लम्हे मिले हैं, उनमें ही अपना सुख तलाशने का प्रयास करें। वे प्रकृति के उन खूबसूरत नज़ारों को आनंद लें। बरसात की पहली फुहार से गिल्ली होने वाली मिट्टी को सौंधी सौंधी खुशबू से अपने तन मन को पुलकित करें। बगीचे में जाकर पेड़ पौधों की सार संभाल करें। अपने को वक्त के मुताबिक हर परिस्थिति में ढालने का प्रयास ही उनके जीवन के अंतिम पड़ाव पर मानसिक शांति दिला सकता है। उन्हीं आश्रम वासियों में एक दंपति से उसे अधिक लगाव हो गया था। उनकी सोच चिंतन आश्रम में दूसरे लोगों से एकदम अलग थी। अपने ऐसे गमगीन हालात में भी उसने कभी उनके मुंह से अपने बच्चों की आलोचना नहीं सुनी। वे यही कहते, आज के इस तीव्र प्रतिस्पर्धा के युग में अपने अस्तित्व और वजूद को बनाए रखने के लिए बच्चों को दिन रात कठिन परिश्रम करना होता है। ऐसे युवाओं के पास स्वयं अपने या अपने बच्चों की ठीक से देखभाल करने की ही जब फुर्सत नहीं, तो उनसे अपने माँ बाप के विषय में चिंता करने की अपेक्षा रखना ही व्यर्थ है। उनके दोनों पुत्र विदेश में बस गए थे। उन्हें अपने पास आकर रहने का आग्रह भी करती। वे एक दो बार उनके पास जाकर भी आए, पर अंततः उन्हें यही लगा कि विदेशी आबो हवा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की संस्कृति उनके संस्कारी मनों को रास नहीं आएगी। बस इन्हीं वजहों से उन्होंने स्वेच्छा से वृद्धाश्रम की शरण लेने का निश्चय किया, ताकि अपने हमउम्र बुजुर्गों के साथ वे अपना शेष समय शांति और सुकून से व्यतीत कर सकें। जीवन के प्रति उनके इस सकारात्मक दृष्टिकोण के चलते ही वह उनकी ओर विशेष तौर पर आकर्षित हुई थी। एक बार सप्ताह भर शहर से बाहर रहने के कारण वह आश्रम नहीं जा पाई। जब 7 दिनों के अंतराल के पश्चात वह वहाँ पहुँची तो ज्ञात हुआ कि जॉन्डिस होने के कारण बाबूजी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो रही थी। आश्रम में डॉक्टर का इलाज चलने पर भी उनकी स्थिति में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा था। उनकी बीमारी के कारण अम्मा जी भी बहुत चिंतित थी। उसको देखते ही उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। उनकी भरी हुई आंखें उनके मुँह से कुछ न कहने पर भी उनकी मनोदशा का बयान कर रही थी। बाबूजी की ऐसी कमज़ोर स्थिति को देखकर उसने आश्रम के अधीक्षक से आग्रह किया कि जब तक वे ठीक नहीं हो जाए, कुछ दिनों के लिए उन्हें अपने घर ले जाकर उनकी सार संभाल का अवसर दें। पहले तो अधीक्षक महोदय उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है, पर जब अम्मा जी ने भी उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने का आग्रह किया तो उन्होंने अपनी हामी भर दी। उनके घर आने के 2-4 दिनों बाद ही बाबूजी की सेहत में आशानुकूल सुधार नजर आने लगा। उनका ज्वर भी उतर गया था तथा उनकी जांच की रिपोर्ट में पूर्वापेक्षा बहुत लाभ नजर आ रहा था। अम्मा जी उसके सहयोग से इतनी कृतकृत हो गई थी कि सारे समय उनके मुंह से उन लोगों के लिए आशीर्वादों की झड़ी लगी रहती। वे बार बार कहती, उसने जिस निस्वार्थ भाव से बाबूजी की सेवा और सार संभाल की, उनके अपने बच्चे भी नहीं कर पाते। उन 7 दिनों में उससे उन लोगों की आत्मीयता इतनी बढ़ गई कि उससे लगता कि उन लोगों के साथ अवश्य ही उसके पूर्व जन्म के संबंध रहे होंगे। उसके घर में अपने प्रवास के दौरान अम्मा जी ने उसकी सारी गृहस्थी संभाल ली थी। वह उन्हें इतना काम करते देखती तो टोकती भी, पर उससे ये कहकर वे चुप कर देती, बेटी तुम्हारे एहसान तो हम 7 जन्म ही नहीं चुका पाएंगे, पर अगर मैं अपने मन से कुछ करना चाहूँ तो कृपया मुझे मत रोको। कम से कम मेरे आत्मसम्मान के लिए ही मुझे कुछ करने दो। अपनों के लिए कुछ करने में कितना सुकून मिलता है। उन्हीं दिनों उसकी तबीयत कुछ नरम चल रही थी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उनकी जीवन बगिया में नए मेहमान के आगमन का संकेत था। पिछले कई समय से
जिस सूचना की वे लोग बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे वो अब पूरी होने जा रही थी। सतीश तो इतना खुश था कि वह बार बार यही कहता, देखो अम्मा बाबूजी का आगमन कितना शुभ रहा है। अम्मा जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अब तो वे उसकी देखभाल में पूरी तरह से जुट गईं। उसकी पसंद नापसंद, उसकी सेहत के लिए क्या अच्छा क्या बुरा, उनको सब कुछ ज्ञात था। वाकई उनके हाथों में जादू था। वह जो कुछ भी बनाती इतना स्वादिष्ट और लज्जतदार होता कि सतीश तो उनके पाक कौशल की तारीफ करते ही नहीं थकता था। बाबूजी भी जैसे जैसे स्वस्थ हो रहे थे उसके घर के छोटे मोटे कामों में सहायता करने का प्रयास करती। सतीश भी उनके अकाउंट्स के ज्ञान से काफ़ी प्रभावित था। उम्र की परिपक्वता तथा अपने गहन अध्ययन के कारण कई बार उन्होंने सतीश को जो टिप्स दिए उससे उसे काफ़ी फायदा हुआ। बाबूजी मितभाषी थे। वे अपना अधिकांश समय अखबार या पुस्तकें पढ़ने में ही बिताते। सुबह शाम बगीचे में पेड़ पौधों की सार संभाल कर अपना बागवानी का शौक भी पूरा कर लेते। उन लोगों को उनके घर आए वे 1.5 महीने हो रहे थे। बाबूजी पूर्ण स्वस्थ हो गए थे। अगले दिन जब वे वापस आश्रम जाने की तैयारी करने लगे तो सभी बहुत भावुक और उदास हो रहे थे। उनको आश्रम छोड़कर उनके बिना वापस घर लौटना बहुत खल रहा था। उन दोनों के बिना घर और मन इतने शून्य हो जाएंगे वे सोच ही नहीं सकती थी। अम्मा जी का थोड़े थोड़े अंतराल पर उसको कुछ खिलाते रहना, उसके पास बैठकर आत्मीयता से उससे बातें करना, सभी कुछ याद आ रहा था। बहुत दिनों के बाद रामू के हाथों से बने खाने का एक ग्रास भी उसके हलक से नीचे नहीं उतर पा रहा था। सतीश भी बहुत गुमसुम और चुप थे। उन लोगों को आश्रम छोड़कर आने के बाद 3-4 दिनों तक तबीयत अस्वस्थ रहने के कारण वह आश्रम नहीं जा पाई। तो चौथे दिन अम्मा जी का स्वयं ही फ़ोन आ गया। उन्हें चिंता हो रही थी कि उसकी तबीयत तो ठीक थी ना। फ़ोन पर भी अम्मा जी तरह तरह की हिदायतें ही देती रही। उनसे बात करते करते उनका भी गला भर आया था। उसने 1-2 दिन में तबीयत संभलते ही आश्रम आकर उनसे मिलने का आश्वासन दिया तो वे कुछ आश्वस्त हुई। उस दिन शाम को सतीश ऑफिस से घर जल्दी आ गए थे। वे दोनों बगीचे में बैठकर चाय पी रहे थे तो उसने सतीश को अम्मा जी के फ़ोन के विषय में बताया। थोड़ी देर मौन रहने के बाद सतीश ने जो प्रस्ताव रखा, एक बार तो उनकी बात का उसे विश्वास ही नहीं हुआ। भला सतीश उसके मन के भावों को इतनी बखूबी से कैसे पढ़ पाते हैं, उसे विस्मय हो रहा था। पिछले 2 दिनों से जिस बात की वो कल्पना कर रही थी, उसके विचारों की टेलीपैथी सतीश को हो जाएगी, ये सोचकर ही चकित थी। सतीश ने अपनी बात शुरू की। शुभ्रा, जब से अम्मा बाबूजी वापस वृद्धाश्रम गए हैं, एक बात मेरे मन में बार बार घूम रही थी कि क्यों न हम आश्रम चलकर उन लोगों से बातचीत करें कि क्या वे हमेशा के लिए हमारे साथ रहना चाहेंगे। हम दोनों बचपन से ही अपने अभिभावकों के सानिध्य से वंचित रहे हैं। हमारी सर्वदा ये मनोकामना रही कि काश हम अपने अभिभावकों के साथ अपने बचपन के अमूल्य क्षण बिता पाते। अम्मा बाबूजी का कुछ दिनों का प्रवास हमारे जीवन में सुखद परिवर्तन लेकर आया। लगा हमारा परिवार पूर्ण हो गया। उन दिनों मैंने तुमको जितना खुश और सहज देखा, जीवन में पहले कभी नहीं देखा। तुम कहो तो अम्मा बाबूजी को अपने साथ रहने की स्वीकृति हमें मिल जाए तो आश्रम के अधीक्षक महोदय से इस विषय में निवेदन करिए। सतीश की बात सुनकर उसका मन अंदर तक भीग गया था। वे इतने संवेदनशील और भावुक भी हैं। उनके व्यक्तित्व का एक नया पहलू उसके समक्ष उजागर हुआ। उसने सतीश की ओर स्नेह और कृतज्ञतापूर्ण देखते हुए कहा, आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली, पर अम्मा बाबूजी, उनके परिवार वाले हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उसकी बात सुनकर सतीश बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि अम्मा बाबूजी हमारा आग्रह स्वीकार कर लेंगे। और जहाँ तक आश्रम के अधिकारियों या उनके परिवार वालों की बात है, हम उन्हें आश्वस्त करेंगे कि यदि अम्मा बाबूजी को हमारे आचरण से कभी भी कोई नाराज़गी या परेशानी होगी तो वे उसी क्षण आश्रम वापस आ सकेंगे। हमारा उन पर कोई बंधन नहीं होगा। हम देखते हैं अक्सर निसंतान दंपति अपनी संतान न होने पर आश्रयहीन बच्चों को अपनाकर अपने संतान सुख की चाह पूरी कर लेते हैं। तो क्यों नहीं हमारे जैसे अभिभावकहीन व्यक्ति वृद्धाश्रम से उन अभिभावकों को अपनाकर अपने परिवार को पूर्ण कर सकें।
इससे जिन अभिभावकों को अपने जीवन के संध्या काल में अपने पारिवारिक सुख से वंचित होने का दंश को चोटता है, उन्हें पुनः एक परिवार मिल जाएगा और हमारे जैसे लोगों को बड़े लोगों के वात्सल्य की शीतल छाया उपलब्ध हो जाएगी। दूसरे दिन जब वे आश्रम पहुंचे तो उनके प्रस्ताव को सुनकर वे आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रही थी। शायद उन लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ क्षण पश्चात जब उनको वस्तुस्थिति का एहसास हुआ तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे इतने भाव विवल हो गए कि उन्होंने कसकर उसके हाथ थाम लिए। अम्मा जी ने ही पहल की। बच्चों, तुम्हें प्रस्ताव का उत्तर देने के लिए हमारे पास उचित शब्द नहीं है। वर्तमान में इस अहमवादी स्वार्थपरक दुनिया में कोई इतना सहृदय और उदार मना भी हो सकता है, ये कल्पनातीत है, पर तुम्हारा प्रस्ताव हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अम्मा जी अपनी बात पूरी कर पाती इससे पूर्व ही सतीश बोल पड़े। क्यों अम्मा जी, आप इनकार क्यों कर रही हैं? हम पर यकीन कीजिए, ऐसा करके हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। सच कहूँ तो अपने निजी स्वार्थ के कारण ही हमने प्रस्ताव रखा है। आप तो जानती हैं कि शुभ्रा और मैं इतने वर्षों से बड़ों के सानिध्य को पाने के लिए तरस रहे थे, पर पिछले महीने आप हमारे साथ आकर रहे तो हमें लगा कि हमारी चिर संचित मनोकामना पूर्ण हो गई। हाँ, आपको यदि लगता है कि आप हमारे साथ खुश नहीं रह पाएंगे तो दूसरी बात है, फिर मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। सतीश की बात सुनकर अम्मा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा कैसी बातें करते हो? तुमने तो हमें जो मान इज्जत दी उसको पाकर तो हम अपने पिछले सारे पुराने दर्द भूल गए। तुम लोगों का व्यवहार देखती हूँ तो लगता है जीवन में भूले भटके कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके चलते ईश्वर ने तुम लोगों को हमारे यहाँ देवदूत बनाकर भेजा है। बस हम तो तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए तुम्हारी बात मानने में हमें संकोच हो रहा था। बहुत समझाने के पश्चात अम्मा बाबूजी के ही हाँ करने के बाद उन लोगों ने जब आश्रम के अधिकारियों से स्वीकृति लेनी चाहिए तो उन लोगों ने पहले तो ऐतराज़ किया। उनका कहना था कि यदि उनके बच्चों ने इस निर्णय पर आपत्ति की तो वे उन्हें कैसे इजाज़त दे पाएंगे। अधिकारियों की बात सुनकर बाबूजी तो जो इतनी देर तक चुप थे, पहली बार आवेश में आकर बोले, अधीक्षक महोदय, मैं बहुत सुन चुका। हमारे बच्चों का हम पर अधिकार तो उसी दिन हट गया था जब उन्होंने हमें यहाँ आने के लिए मजबूर किया। पिछले 2 सालों में क्या उन्होंने एक बार भी हमारी सुध लेने की कोशिश की? हम कैसे हैं, किन हालात में हैं, क्या इसका जरा भी ध्यान है उनको? ऐसे में हमारे भविष्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार हम क्यों देंगे उन्हें? यदि कभी भूले भटके हमारे बच्चे हमारी सुध लेने आ भी जाएं तो उन्हें सूचित कर दें कि हम अपने परिवार के साथ एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। उस दिन पहली बार उसने बाबूजी को इतनी ऊंची और दबंग आवाज़ में बात करते हुए सुना। उनकी बात को सुनकर अधिकारीगण भी चुप हो गए थे। आश्रम की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वे उनके साथ घर आ गए थे। बस उस दिन से वे लोग उसके परिवार के अभिन्न अंग बन गए थे। पिछले 7 वर्षों में उसके जीवन में कितने मोड़ आए। अंकित और आकांक्षा के रूप में जुड़वा बच्चों को पाकर एक बार तो इतना घबरा गई कि एक साथ 2-2 बच्चों की परवरिश वह कैसे कर पाएगी। ये सोच सोच कर ही वो परेशान हो रही थी। पर अम्मा बाबूजी के सहयोग और मार्गदर्शन से उसके जीवन की सभी परेशानियां सहज ही सुलझती चली गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अम्मा बाबूजी के साथ उनके इस अनोखे रिश्ते को वह क्या नाम दे। यद्यपि उनके साथ तो उन लोगों का न तो कोई खून का संबंध था और न ही कोई दूसरा रिश्ता, पर उनके मन परस्पर विश्वास और स्नेह के बंधन में इतने मजबूती से बंधे थे कि उनका रिश्ता अटूट बन गया था। यही सब सोचते सोचते वह गहरी विचारधारा में लीन हो गई थी। डॉक्टर के आने की आड़ से वह वर्तमान में लौटी। अम्मा जी की सारी रिपोर्ट्स देखने के पश्चात जब डॉक्टर ने उनकी तबीयत में आशातीत सुधार बताते हुए उन्हें खतरे से बाहर बताया